नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो हाल ही में संसद के अंदर राहुल गांधी ने चक्रव्यूह का जिक्र किया था। अब चक्रव्यूह को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं और एक चक्रव्यूह ईडी की तरफ से बुना जा रहा है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। राहुल गांधी ने रात को 1:30 बजे एक ट्वीट किया और कहा कि ईडी छापेमारी की तैयारी कर रही है। उनको सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है, लेकिन वो बिल्कुल भी डरे नहीं है और चाय बिस्किट पर इनविटेशन भी देते हुए राहुल गांधी नजर आए। लेकिन ये सब चीजें जब हो रही हैं तो क्या संदेश, क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या ईडी को एक बार फिर से लाइमलाइट मिलनी शुरू हो गई है? वो फिर से एक हथियार की तरह, जो कि विपक्ष आरोप लगाता ही रहता है कि उसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या फिर से ईडी पिक्चर में लौट आई है? और दूसरी तरफ संजय राउत भी कह रहे हैं कि जिस तरह से संसद में विपक्ष ने हमला बोला है सरकार के ऊपर, उससे तिलमिलाई हुई सरकार हमला भी करवा सकती है। वो तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज चर्चा करेंगे। क्या है इनके पीछे? इनसाइड स्टोरी। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, क्या इनसाइड स्टोरी इन बातों को लेकर? राहुल गांधी का ट्वीट, संजय राउत के आरोप, और इस बीच सरकार पर जोरदार हमला तो बोला गया है संसद के अंदर, इस बात में कोई भी शक नहीं है और संसद अभी भी चल रही है। देखिए, राहुल गांधी का जो ट्वीट है, जो एक्स पर उन्होंने लिखा, वो रात के 1:52 पर लिखा, गुरुवार की रात। आप उस परिस्थिति, उस हालात को समझिए कि वो इस वक्त केरल के वायनाड में है, या जिस वक्त ये ट्वीट लिखा गया उस वक्त केरल के वायनाड में, और वायनाड में वो अपनी बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ हैं, और वहाँ जो आई है त्रासदी, उसमें राहत और बचाव कार्य में क्या वो सहयोग दे सकते हैं, इसको लेकर के वो बिजी रहे होंगे। ऐसी कल्पना सामान्य तौर पर किया जा सकता है। और उसके बीच ये ट्वीट उन्होंने किया। यानी ये मामला जाहिर है कि बड़ा ही इमरजेंट रहा होगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहा होगा। उन्हें लगा होगा कि रात के 1:52 पर ट्वीट करने की ज़रूरत है। उन्होंने सुबह का भी इंतज़ार नहीं किया और ऐसा लगा जैसे कहीं से उनको इनपुट मिला और उसको उन्होंने सार्वजनिक कर दिया। दिल्ली से वो बाहर थे, तुरंत दिल्ली आ नहीं सकते थे। क्या घर पे छापेमारी की योजना थी? आजकल उनके पास कोई अपना घर नहीं है, क्योंकि वो नया घर उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाला अलॉट हो रहा है, लेकिन वो अभी तो तैयार नहीं है। तो वो 10 जनपद में ही फिलहाल है। पिछली बार उनकी जब संसद सदस्यता गई थी तो उन्होंने लिया नहीं घर, और फिर अब तो कोई ऐसी बात थी जिसने उन्हें मजबूर किया कि वो तुरंत आनन फानन में ट्वीट करें, और उन्होंने किया। और देखिए, ईडी की जो भूमिका है वो सवालों के दायरे में कतिपय कई विपक्षी नेताओं के द्वारा हाल के कुछ सालों में लाई गई है, और कई दफ़े उसे साबित किया गया है कि ईडी अमूमन उस तरह से व्यवहार करती है जिस तरह का व्यवहार उससे देश का सत्ता पक्ष चाहता है। और उदाहरण दे करके कई दफ़े साबित ये भी किया गया है कि आखिर महाराष्ट्र में हसन मुशर्रफ नाम के नेता, जो कि ईडी के दायरे में थे, वो अचानक से जब अजीत पवार और सब चले आते हैं एनडीए की तरफ, तो कैसे ऐसा हो गया कि वो मंत्री बन जाते हैं। वो कैसे हो सकता है कि नारायण राणे या फिर खुद अजीत पवार या फिर हेमंत बिस्व शर्मा, इस तरह के कई नाम बार बार लिए जाते हैं। हकीकत क्या है, हो सकता है इस पर विवेचना हो, बहस की ज़रूरत है, लेकिन विपक्ष इन नामों को लेता है और इस पर मैं देखता हूं कि बहुत सहज नहीं रह जाते हैं सत्ता पक्ष वाले। तो क्या ईडी हमेशा से जिस तरह से एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होने का उस पर आरोप लगता आया है, उसके आलोक में ये हुआ है। लेकिन यहाँ ये नहीं हमें भूलना चाहिए कि राहुल गांधी के ऊपर और सोनिया गांधी के ऊपर एक ईडी का मामला चल रहा है, पुराना मामला चल रहा है। साल 2014 में केस उनके खिलाफ रजिस्टर हुआ था, और वो केस जो रजिस्टर हुआ था, उस केस में उनकी पिछले साल, आपको याद होगा,
55 घंटे बताते हैं राहुल गांधी उनकी पूछताछ भी हुई थी, और उस पूछताछ के बाद फिलहाल उनके ऊपर वो केस लंबित है। तो उस मामले में कार्रवाई आने वाले दिनों में ईडी की हो सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और अब ये कार्रवाई राजनीतिक कारणों से होगी या फिर चूंकि वो केस चल रहा है तो इस कारण से होगी। लोग कहते हैं वो केस ही अपने आप में राजनीतिक कारणों से है, तो फिर कार्रवाई तो राजनीतिक कारणों से ही। हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में वो केस भी बताइए, क्योंकि रिलेट करने में थोड़ा आसान रहेगा, दर्शक समझ पाएंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है और इतने दिनों तक क्या हुआ है इसमें। क्योंकि आपने बताया कि 55 घंटे तक पूछताछ हुई, तब तो सब मामला शांत है, अब तक शांत रहा, लेकिन अचानक से क्या हो गया कि इस मामले ने फिर से जोर पकड़ना शुरू कर दिया। राहुल गांधी रात को करीब 2 बजे एक ट्वीट लिख रहे हैं, क्या मामला क्या था वो? देखिए, आज़ादी के ज़माने में एक अखबार चला करता था जब संघर्ष चल रहा था, नेशनल हेरल्ड उस अखबार का नाम था। और नेशनल हेरल्ड जो अखबार आज की तारीख में भी चलता है, उसके कभी संपादक नेहरू थे। 40 के दशक में, 30 के दशक में, 1930 1940 तब से। और इसको जो कंपनी ओन करती है, कोई भी अखबार है तो उसकी मालिकाना जो है किसी कंपनी के पास होती है। उस कंपनी का नाम है AJL, यानी कि एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड। चूंकि वो पुरानी कंपनी है और तब से लेकर के अब तक है, क्योंकि अखबार भी अभी तक है, उसका प्रकाशन आज भी होता है नेशनल हेरल्ड का, NH और एक सर्कल आपने देखा होगा, वो अखबार का अपना एक लोगो है। तो नेशनल हेरल्ड वो अखबार इतना पुराना अखबार, राष्ट्रवादी अखबार, उसमें बड़े बड़े लोग लिखा करते थे। बाद में वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के हिसाब से चलने लगा। हालांकि वो बाकायदा एक ऐसा अखबार है जिसको बहुत से लोग पढ़ते हैं। नेशनल हेरल्ड की जो मालिकाना है वो एसोसिएट जर्नल के पास है। एसोसिएट जर्नल एक लॉस मेकिंग कंपनी हो गई, एक लॉस मेकिंग कंपनी हो गई, क्योंकि पुरानी कंपनी थी, मैनेजमेंट सही तरीके से हो नहीं पाया। तो अब उसके पास परिसंपत्तियां तो हर शहर में हैं। लखनऊ में भी दफ्तर है, दिल्ली में भी दफ्तर है, बेंगलोर में भी दफ्तर है, चेन्नई में भी दफ्तर है, ज़मीनें हैं, तो परिसंपत्तियां हैं उसके पास। लेकिन मैनेजमेंट जो है उसके पास पैसे नहीं बचे। तो द स्टोरी गोज लाइक दिस कि AJL ने कांग्रेस पार्टी से, चूंकि कांग्रेस की विचारधारा को ही वो आगे बढ़ाता है, कर्ज लिए। और वो जो कर्ज थे वो करोड़ों में कर्ज थे। जो करोड़ों में कर्ज थे वो वापस नहीं दे पाए कांग्रेस को, AJL वाले जो ये अखबार चलाते हैं नेशनल हेरल्ड, वो वापस नहीं दे पाए। तो प्रावधान कुछ ऐसे थे कर्ज लेने के कि उस कर्ज की रिकवरी के लिए कांग्रेस पार्टी किसी और को वो कर्ज बेच सकती थी। मतलब मैं तो इनसे नहीं ले पा रहा हूं, मैं अपने कुछ कम पैसों में आपको ये बेच देता हूं। तो मान लीजिए कि आपने 100 रुपया का कर्ज लिया था, चलिए मैं 50 रुपए में ही आपको ये कर्ज बेच देता हूं, आप उनसे वो कर्ज वसूल कर लो। तो मैंने अपने कुछ पैसे बचा लिए। एसोसिएट जर्नल ने यंग इंडिया नाम की एक कंपनी को वो कर्ज बेच दिया। उस यंग इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर, मेजॉरिटी शेयर होल्डर है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। 38% शेयर इनका यंग इंडिया में है। और इन्होंने AJL का जो कर्जा था, जो कांग्रेस ने जो दिया था AJL को, वो खरीद लिया। 50 लाख रुपए पार्टी को देकर के वो इन्होंने AJL की सारी जो कर्ज थी वो ले ली। यानी कि अब कि AJL जो है वो यंग इंडिया का कर्जदार हो गया, न कि कांग्रेस का। और उसके साथ ही ये भी हो गया कि अब AJL चूंकि दे नहीं पाएगा, तो सारी कंपनी जो है AJL वो यंग इंडिया के मातहत चलेगी। उसकी सारी परिसंपत्तियां जहां जहां भी हैं वो सब अब यंग इंडिया की हो गई। और उससे फाइनेंशियल बेनिफिट जो आरोप लगाया गया है उठाया जाने लगा, वित्तीय लाभ उठाया जाने लगा यंग इंडिया के द्वारा। और यंग इंडिया के कौन है मालिक? तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी। तो जब आप फायदा उठाने लगे उसका, वो तो एक पब्लिक बॉडी थी, अखबार था, उसकी अपनी संपत्तियां थी, चाहे वो लखनऊ में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, तो वो तो कोई
प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, आपने उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया तो केस दर्ज हो गया और पैसे आपने उससे इतने प्राप्त किए, केसेस में वो लिखा हुआ है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जो पक्ष है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो कंपनी यंग इंडिया है वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है। नॉन प्रॉफिट कंपनी, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25 में जो लिखी गई है बात, उसके अनुसार उसके जो मालिकान होते हैं उन तक कोई पैसा नहीं जाएगा, उस कंपनी में ही वो पैसा रहेगा, उनको जो मालिक है उसका 1 रुपए का फायदा नहीं होगा। तो हमारे ऊपर ये केस बनाना कि हमने एसोसिएट जनरल्स एजेएल की परिसंपत्तियों का सौदा करके यंग इंडिया को जो लाभ दिलवाया उससे हमने अपना फायदा उठाया, ये सरासर गलत है। आज की तारीख में वो अखबार निकलता है, वो अखबार इसीलिए निकल पाता है क्योंकि हम लोगों ने उसको फाइनेंशियली बेटर मैनेज किया। आप ये बताएं कि कहां पर पैसा मनी लॉन्डर हुआ है, कहां पर पैसा इधर से उधर गया है, और वो अभी तक नहीं बता पाई है ईडी कि पैसा कहां से कहां गया है। तो कांग्रेसियों का ये कहना है कि जब पैसा इधर से उधर हुआ ही नहीं तो पीएमएलए कैसे लगा दिया गया, जो कि बेसिक बात होती है संशोधन के कानून में कि आप जब बेनिफिशियरी राहुल गांधी है ही नहीं, बेनिफिशियरी सोनिया गांधी है ही नहीं, जब इनके खातों में पैसे आए नहीं, वो यंग इंडिया में रहे और यंग इंडिया जो है वो उसके ओनर हैं ये, तो पैसे तो यंग इंडिया के पास है। तो आप ये बताइए कि पीएमएलए का केस लगता तो कैसे लगता है, और यहीं पे मामला रुका हुआ है अभी फिलहाल। तो अब आगे हो सकता है जो भी केस रुख लेगा, ये केस लड़ा जा रहा है, इस केस में राहत लेकर के फिर इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि देखिए बेल पर है वगैरह वगैरह। तो ये केस की स्थिति है। अब इस केस में ऐसा अचानक कुछ नहीं हुआ है अभी कि तुरंत कोई रेड होना शुरू हो जाए या कुछ ऐसी बात हो। इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन में एक मुकाम आ गया था। अब उसके बाद ये राजनीतिक रूप से प्रेरित है क्या, ये प्रश्न लोगों के दिमाग में इसलिए आ रहा है कि हाल फिलहाल में नेशनल हेराल्ड केस में कुछ भी नया डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आपको लगता है कि ये एक सनसनी फैलाने के लिए क्या राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर दिया? ये बात बीजेपी वाले तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वायनाड से ध्यान भटकाना है कांग्रेस को, क्योंकि वहां इंडिया गठबंधन की सरकार है, वामपंथियों की सरकार है, इंडिया गठबंधन के वो हिस्से हैं। हालांकि वहां पर कांग्रेस उनकी विरोधी है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं इस बात को कि वहां के जो स्थानीय सांसद, और उस केस में राहुल गांधी ही कहे जाएंगे, वहां का जो पारिस्थितिकी है, जो इकोलॉजी है, वो बड़ा ही डेंजरस है। सबको पता है कि यहाँ पर लैंडस्लाइड्स होती हैं, यहाँ बारिश के बाद इस तरह की डेल्यूज आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा तो कि मैंने एक हफ्ता पहले, मतलब मंत्रालय की तरफ से सदन के पटल पर बिल्कुल कि एक हफ्ते पहले एडवाइजरी जारी की, बार बार जारी की, लेकिन अब नहीं सुना गया, तो इसमें वो क्या करें। ऐसी त्रासदी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा कि हमने एडवाइजरी भी जारी की, हमने राज्य सरकार को बताया भी कि यहाँ पर इस तरह की घटना हो सकती है, और साथ ही साथ एनडीआरएफ के दस्ते वहां पर उतार भी दिए गए। घटना उसके बाद हुई है, जब एनडीआरएफ की टीमें वहां पहुंच गई, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, तब जाकर के घटना घटी है। यानी कि इतनी जानकारी पहले से सरकार के पास, डिजास्टर मैनेजमेंट वालों के पास मौजूद थी कि वहां कुछ ना कुछ ऐसी घटना होने वाली है। तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं राहुल गांधी पर कि भाई आपको जब सब कुछ पता था, आप वहां के सांसद हैं, रह चुके हैं, आपने क्यों नहीं इस मसले को सदन में उठाया, प्रेस में क्यों नहीं उठाया, सरकार के पास जाकर? हालांकि राज्य सरकार की इसमें ज्यादा जिम्मेदारी बनती है अब क्योंकि राहुल गांधी वहां से सांसद रहे हैं, तो इसलिए उनको घेरना थोड़ा इजी हो गया है, तो इसलिए उनको ज्यादा वो किया। हालांकि मैं पूरी तरह से उनको निर्दोष भी नहीं कहूंगा क्योंकि क्षेत्र का मामला है, लेकिन जिस तरह के घटनाक्रम सामने आए हैं उसमें कोई सांसद बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात भी हकीकत है, उसकी अपनी सीमित शक्तियां होती हैं, लेकिन वो आवाजें लगा सकता है, वो संसद में बार बार इस बात को कह सकता है। कोई छोटी घटना नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में लोग गायब हैं, पूरा गांव का गांव, इलाका का इलाका जो है सबमर्ज हो गया है। ये तो आप हॉलीवुड के फिल्मों में देखते हैं कि ऐसा होता है, डेल्यूज जिसको कहते हैं चल रहा है, और वैसा हो गया। तो उसकी जानकारी वहां के स्थानीय लोगों को हमेशा से रही है, हमेशा से रही है। और स्थानीय स्तर पर अगर आप चुनाव लड़ करके वहाँ से जीत करके आते हैं तो थोड़ी जानकारी आपको भी रखनी पड़ेगी। और राहुल गांधी की स्थिति आज की तारीख में ऐसी है कि अगर वो फ़ोन मिला के पिनारी विजयन को बोले कि देखिए हमारा क्षेत्र है और देखिए वहाँ पर
आपकी जानकारी हो चुकी होगी, वहां पर मुश्किलें आने वाली हैं, तो कुछ ना कुछ वो जरूर करते। इतने लोग नहीं मरते अगर राज्य सरकार थोड़ी सतर्क होती। लेकिन राज्य सरकार जो आज की तारीख में है उसे कोई हक नहीं है, वो उसकी गलती है। अगर केंद्र से थोड़ा भी आपको मिल रहा है इनपुट, तो बाकी आपका लोकल इनपुट बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वायनाड कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से बारिश होने लगी है और बारिश के कारण हुआ है, ऐसा नहीं है। वहां पहले से ही इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, इस बात की आशंका लोगों को है। चलिए, वो घटना हुई तो हुई, लोगों की जान बचाई जा सकती थी, थोड़ी सी सतर्कता की ज़रूरत थी। अब जो हो गया है सो हो गया, अब राहत बचाव कार्य जारी है। लेकिन संजय राउत तो कह रहे हैं हमला भी हो सकता है। राहुल गांधी समेत जो भी तमाम विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने जमकर घेरा है, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। विदेशी ज़मीन पर कोई साजिश रची जा रही है, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं। देखिए, इस बात को तो मानना पड़ेगा, 4 जून को नतीजे आए और उसके बाद से शपथ ग्रहण हुआ जून के आखिरी सप्ताह में, और 1 महीना बीता है शपथ ग्रहण को, और अब हम अगस्त की शुरुआत में हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने चार्ज लीड किया है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो एक ऐसे स्पिरिटेड तरीके से किया है, मोटिवेटेड तरीके से किया है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अस्थिर तो कर दिया, लूप होल छोड़े नहीं है। हाँ, उन्होंने कई मुद्दे एक साथ उठाए जो कि जनता से जुड़े मुद्दे थे। उन मुद्दों पर सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा है, और बहुत सहज हो सरकार ऐसा नहीं है। बजट आया है, बजट में जो मुख्य मुद्दे थे उसको उन्होंने इतना ज़्यादा अहमियत दिया, हाईलाइट किया कि उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है, या आम लोगों तक बात पहुंची है। बेरोजगारी के सवाल पर आपने किया क्या है और आपके पास प्रपोजल क्या है, आपने क्या कांग्रेस के ही स्कीम्स को अपना लिया है, ये तमाम ऐसी बहस है जिसमें सरकार आज की तारीख में अपने आप को फंसा हुआ पाती है। और ये सब इसीलिए संभव हो पाया है कि राहुल गांधी ने लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर जो चार्ज किया है, जो एक तरह से हमला बोला है, वो अपने आप में हाल के दिनों में किसी लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा देखा नहीं गया था। तो इसका क्रेडिट तो उनको जाता है, खास तौर पर जब सरकार आज की तारीख में गठबंधन की है, उसकी अपनी बहुमत नहीं है, तो सरकार और जीटीडी फील कर रही है। पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन है कि उनकी हत्या का प्रयास हो सकता है, उनकी राजनीतिक हत्या का प्रयास हो सकता है, इतना मैं मानता हूँ, क्योंकि कोई भी चाहेगा कि उसका प्रतिद्वंदी सियासी तौर पर कमजोर हो जाए। लेकिन अभी उनके ऊपर कोई असैसिनेशन, हालांकि मेरी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि इस एक मसले ने, इस एक ट्वीट ने, मैं आज संसद में देख रहा था, तमाम विपक्ष को फिर से एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया। और तमाम विपक्ष की खासियत इस बार ये रही है हिमांशु, कि वो एक पार्टी की तरह बिहेव कर रहे हैं, एक राजनीतिक दल की तरह। इंडिया ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई एक राजनीतिक दल है और उस राजनीतिक दल के ये सारे तमाम सदस्य मेंबर्स हैं। हम लोगों ने इलेक्शन टाइम पे बहुत बात की, आपने आइडिया ऑफ इंडिया वो नहीं खत्म होगा ये कहा था, और ये नज़र आ रहा है। इलेक्शन में बहुत सारी उठापटक हुई, ममता बनर्जी, ये वो सब कुछ हुआ, लेकिन वो जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो नज़र आता है। क्योंकि नेता बात करते हैं तो इंडिया की बात करते हैं, मतलब इंडिया शब्द को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मतलब यही है कि वो जो आइडिया है वो जिंदा रहा है, और अब क्योंकि स्थिति थोड़ी अच्छी हो गई है राजनीतिक तौर पर, सीटें विपक्ष को मिल गई हैं, कांग्रेस थोड़ी और मजबूत हो गई है, तो वो चीज़ें और भी आगे जाने वाली हैं। जी हाँ, देखिए, आइडिया तो असल में नीतीश कुमार का था। हाँ तो वो ही चले गए, फिर भी आइडिया रह गया। बिल्कुल। तो जो दर्शन होता है, जो फिलॉसफी होती है, कोई चीज़ जिसके आधार पर रची जाती है, तो वो फिलॉसफी आप उसको मार नहीं सकते हैं। ये एक विचार था कि एक बनाम एक किया जाए, और देश के कई सीटों पर ऐसा हुआ भी कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के उम्मीदवार के सामने विपक्ष का एक ही उम्मीदवार लड़ा, गंभीर टक्कर 2 ही उम्मीदवारों में हुई, और उसका लाभ उत्तर प्रदेश में बड़ा जबरदस्त हुआ। कुछ चीजें तो इंडिया गठबंधन ने कर दी और कुछ चीजें जनता ने कर दी। जब उन्हें लगा कि एक बनाम एक की लड़ाई हो रही है, तो फिर बीएसपी अलग क्यों लड़ रही है, और इस तरह से उन्होंने तय कर दिया। कुछ चीजें जनता ने तय कर दी, कुछ चीजें इंडिया गठबंधन वालों ने तय कर दी। और देखिए कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आज भारतीय जनता पार्टी के सामने एक प्रबल विपक्ष है, वो मजबूत होकर भी कमजोर जैसी प्रतीत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अकेले दम जितनी सीटें लाई हैं, वो भी छोटी बात नहीं है। वो भी 10 साल
30 मतलब 3 बार, हाँ, मतलब एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, लेकिन अब देखिए इतनी सीटें तब भी आई हैं, 10 240। साल बाद मनमोहन सिंह की सरकार में 44 सीटें आई थी। उस हिसाब से 240 तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और ये अपना एकमात्र जो करिश्मा है नरेंद्र मोदी का, वो असर दिखा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी का करिश्मा भी 272 नहीं दिलवा पाया। वो करिश्मा जो कहा जाता है कि पूरे दक्षिण एशिया में अभी किसी के पास नहीं है, उस तरह का वर्ल्ड में बहुत कम लोग हैं जो अपने दम पर लोगों को सीटें जिता दिया करते थे, और इतने बड़े देश में। तो वो करिश्मा भी जो है बंध गया। और 272 का जादुई आंकड़ा कहाँ 400 की बात हो रही थी, हैं, और जो 272 तक का फासला तय नहीं हो पाया, 370 की बात हो रही थी, 270 नहीं आ पाया। तो इसमें तो कहेंगे कि ये जो एक दर्शन, एक फिलॉसफी, एक आइडिया बना ऑफ इंडिया गठबंधन, वो मेंटेन है। और अब उसको ऊर्जा चुनाव के बाद अकेले राहुल गांधी बहुत जबरदस्त तरीके से दे रहे हैं। लिहाजा ये जो दौर आएगा, और मुझे लगता है कि ईडी की देखिए देर सवेर कार्रवाई तो होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि वो कार्रवाई तो होनी है। वो तो राहुल गांधी को फिर दोबारा बुलाया जाएगा। अगर कोई केस बन गया है, एफआईआर हो गया है, उनकी भाषा में, ईडी वालों की भाषा में ईसीआर बोलते हैं, वो अगर कट गई है, तो उसके बाद तो उस पर वो केस जब तक खत्म नहीं होता है तब तक तो मामला ये रहेगा ही रहेगा। उनको बुलाया भी जाएगा। लेकिन कैसे इस केस को भी अब पॉलिटिकली यूज करेंगे राहुल गांधी। अब मान लीजिए कि अभी से लेकर के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, यूं कह लीजिए 4 राज्यों में, जम्मू कश्मीर जोड़ते हैं, तो इन चारों में के पहले अगर बुला लिया गया राहुल गांधी को फिर से ईडी में, तो यही कहा जाएगा कि देखिए पॉलिटिकल यूज हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इस तरह से बड़ा अपने लोगों को, पहले अपने आप को बचाते थे इन चीजों से, अब उसी चीज का किस तरह से यूटिलाइजेशन वो कर रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए, सरकार को घेरने के लिए। ये बड़ा मतलब एक बड़ा डेवलपमेंट बिल्कुल के तौर पे देखना चाहिए। परिस्थितियों को अपने हिसाब से कन्वर्ट करना। मुझे याद है लालू यादव चारा घोटाले में गिरफ्तार हुए, तो बोले हाँ देखो विपक्ष हमारे साथ ऐसा कर रहा है, सरकार कर रही है, हमारे विरोधी कर रहे हैं, और अब हम जेल जा रहे हैं। तो वो जेल चले गए। तो वो अनाउंस करके जाते थे तो लोग उनके बोलते थे कि हमारे देखिए हमारे नेता के साथ ऐसा किया, उनको जेल जाना पड़ा। तो जेल जाना वहां पर कोई नेगेटिव नहीं रहता था, लगता था कि शहादत हो गया, मार्टिरिज्म हो गया, मार्टर्ड हो गए, और वैसे जा रहे हैं। तो वो अब उस प्रोसिक्यूशन को, और आज भी उनके समर्थक जो है ये बिल्कुल नहीं मानते हैं कि वो कोई आरोपी है। साबित हो गया, हाँ, उनके ऊपर साबित हो गया कि चारा घोटाला हुआ था। हालांकि आज की डेट में जो बड़े बड़े घोटाले होते हैं, उस हिसाब से उनके घोटाले बड़े छोटे थे उस दौर के। लेकिन वो क्वांटिटी के बारे में क्या कहें, घोटाला तो घोटाला है, घोटाला तो घोटाला है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि लीक तो छोटे जगहों पे हुआ है, तो केवल पटना और हजारीबाग में हुआ है। चारा साइकिल पर कितना ले जा पाए, क्योंकि अब वो सोना तो था नहीं, वो था तो चारा ही। लेकिन ये है कि वो पॉलिटिकल इस्तेमाल कर लेते थे। क्या राहुल गांधी भी वैसा कर रहे हैं? और इस तरह की बातें ऐसे में जबकि चुनाव की तरफ आप बढ़ रहे हैं, उपचुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, आप जब विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, सोनिया गांधी ने कहा है कि अगर हम ये तीनों जीत जाते हैं तो फिर इस देश की फिजा बदल जाने वाली है। ये अपने आप में साबित करती है कि दरअसल ये ट्वीट आने वाले जो राजनीति की छटा है उसके बारे में आपको अभी से अंदाजा दे रही है। शायद कोई एक्शन होगा, शायद फिर से पेशी होगी, उनके वकीलों ने उनको बताया होगा कि कुछ हो सकता है कि ऐसा। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े लॉयर हैं जो उनके साथ इस मामले में हैं, और हो सकता है कुछ होने जा रहा है, और कुछ होने जा रहा है उसको कैसे उन्होंने प्रीएम्प्ट किया है, और प्रीएम्प्ट करके उन्होंने सरकार को फिलहाल बैकफुट पर ला दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा बहुत किया करते थे। उनको बहुत विशेष फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अगर केस में दम है तो फिर वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि मामला तो फिर सुप्रीम कोर्ट आता है ना। गिरफ्तारी तो कर सकती है ईडी किसी के दबाव में आकर के, पर सुप्रीम कोर्ट आते आते वो कमजोर भी पड़ जाती है। और अरविंद केजरीवाल को ईडी में ही बेल मिल चुका है, लेकिन अब मामला बचा हुआ है। सीबीआई का मामला बचा हुआ है। चलिए वो तो फंसे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर से हलचल तो तेज कर दी है राजनीतिक तौर पर। उधर दूसरी तरफ संजय राउत भी बयान दे रहे हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में
जो राजनीतिक फिजा है वो तो बदली सी है, और आगे जो अपडेट होगी वो हम आपको न्यूज़ 24 के प्लेटफॉर्म पर देते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लेकर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।